प्रगतिशील बच्चों, बैठो जी। जीवन में संघर्ष होना अच्छा है, लगता है कि हाँ जिंदा है, तो संघर्ष का अपना एक अलग मजा है। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष करो, संघर्ष को एंजॉय करो, इसका अच्छा फल मिलेगा। पढ़ाई के लिए संघर्ष करो, अच्छे नंबर लाने के लिए संघर्ष करो। आज की डेट लगाओ 12/9, लेक्चर नंबर 57, यूनिट नंबर 9 हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यूनिट 9, चैप्टर का नंबर है 14, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। द नेम ऑफ यूनिट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और जो चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में है, जो तुम सामने देख रहे हो, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, ये चैप्टर का नाम है। इसका वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स, 7 नंबर, क्योंकि कंबाइन कर दिया गया है कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ 7 + 5, टोटल 12। तो अकेले इसका है 7 मार्क्स। क्या क्या पढ़ना है इसमें, सिलेबस नोट करो। इसमें तुम पढ़ोगे एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स। एनर्जी बैंड वर्ड, इससे तुम फैमिलियर हो सकते हो अगर तुमने सुना हो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो सब पढ़ेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल सुना है क्या? yes, sir. फर्मी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दोनों के बीच डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज, क्वांटिटेटिवली नहीं। जैसे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज्यादा। अगर कंडक्टिविटी बोले तो, रेजिस्टिविटी बोले तो कंडक्टर से ज्यादा, इंसुलेटर से कम, इंटरमीडिएट। लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर के जैसे। सेमीकंडक्टर डायोड, देखो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दोगे उसको क्या बोलेंगे? डायोड। 3 लगा दोगे तो ट्रायोड। IV कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर तुम्हारा रिएक्शन आना चाहिए, मतलब तुम्हारे मस्तिष्क का रिएक्शन आना चाहिए, माइंड का, कि अभी तक हम लिखते थे VI, ओम्स लॉ जब पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, VI कैरेक्टरिस्टिक, और अब लिखा है यहां पर IV। इसका मतलब यहां पर I जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और V इंडिपेंडेंट। I को हम y एक्सिस पर प्लॉट करने वाले। ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल जब तुमने किया, जनरली हम क्या करते हैं, VI ग्राफ बनाते। एक बच्चा बोला किया कहां, तो मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, वी आर डीलिंग हियर द जनरल केस। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी और एन टाइप दोनों को मिलाते तो बनता है पीएन जंक्शन, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दे तो बनता है पीएन जंक्शन डायोड। अब इस पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड को पॉजिटिव, एन साइड को नेगेटिव पोलैरिटी अगर हम दें तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। बायस मतलब वोल्टेज लगा। अगर पी साइड को नेगेटिव से जोड़ दे और एन साइड को पॉजिटिव से, जैसे डुअल नेचर जब तुम पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक कांच की ट्यूब थी जिसके अंदर हमने क्वार्ट्ज विंडो लगाई थी। क्यों लगाई थी क्वार्ट्ज विंडो? देखो तुम्हें याद है, तुम हिप्नोटाइज हो, जो पढ़ते हो सुनते हो तुम्हें याद रहता है, बिना रिवाइज
किया क्वार्ट्ज विंडो, घर पे जाके नहीं पढ़ा, कॉपी तो रखी थी बस्ते में, बैग में, फिर भी तुम्हें याद है, मतलब तुम्हें याद रहता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ सके। अब वो क्वार्ट्ज विंडो लगाई थी हमने, उसमें एक कैथोड थी, उसमें एनोड थी। कैथोड को हमने नेगेटिव दिया था, एनोड को पॉजिटिव दिया था इन जनरल, पर तुम्हें याद है उसमें एक डायरेक्शन रिवर्सिंग की जिसका नाम था कम्यूटेटर, वो भी था, और हम उससे पोलैरिटी रिवर्स कर सकते थे। तो अगर मैं कैथोड को नेगेटिव, एनोड को पॉजिटिव दे रहा हूं तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, अगर मैं उल्टा कर दूंगा पोलैरिटी को तो बोलेंगे रिवर्स बायस। डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड काम कर सकता है रेक्टिफिकेशन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफायर? जो सीधा कर दे। तो बदमाश हैं, उनको सीधा कर दे तो बोलेंगे रेक्टिफायर। एक पिक्चर बनाएंगे, अंग्रेजी पिक्चर का नाम होगा रेक्टिफायर। उसमें क्या होगा, हीरो क्या करेगा, सारे बदमाशों को सीधा कर। तो यहाँ फिजिक्स में किसको सीधा करना है? जो करंट उल्टी चली जाती है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, उसको एक ही डायरेक्शन में जो कर देगा उसको बोलेंगे रेक्टिफायर। प्रोसेस को बोलेंगे रेक्टिफिकेशन। तुम्हारे पास जो मोबाइल चार्जर है वो क्या है? रेक्टिफायर। इतना रेक्टिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस, जो उल्टा काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टर। एक्चुअल में इन्वर्टर में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है अल्टरनेटर। इन्वर्टर का काम है बैटरी से डीसी लेगा, एसी में कन्वर्ट करेगा घर के अप्लायंसेस को चलाने के लिए। तो उसमें अल्टरनेटर लगा होता है। दोनों को कंपेयर करो इन्वर्टर साइज में। अगर जिसने देखा नहीं हो तो जाते वक्त देख लेना, कांच के कमरे में, मतलब केबिन में वो पड़ा है दरवाजा, जिसमें कांच का इन्वर्टर पड़ा है। इन्वर्टर बड़ा है, भारी है, उसकी सर्किटरी कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर छोटा है, कॉम्पैक्ट है, हल्का है, उसकी सर्किटरी लेस कॉम्पैक्ट, लेस कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। जितने भी तरह के बैटरी चार्जर होते हैं वो सब भी रेक्टिफायर होते हैं। मोबाइल भी क्या है? बैटरी चार्जर। मोबाइल चार्जर क्या है? बैटरी चार्जर है। क्या कर रहा है वो? बैटरी जो 3.7 वोल्ट की है उसको कितने वोल्ट दे रहा है? 5.5 वोल्ट दे रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाटा तुमने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद है तो सोचो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हो कितना टाइम हो गया अभी तक याद? क्यों याद है? इसलिए याद है क्योंकि लाइफ से लिंक्ड है। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी पर लिखा है 3.7, तुम्हारे मोबाइल चार्जर पर लिखा है 5.5, उसका आउटपुट, इसलिए याद है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन कराने के लिए जरूरी होता है। तो बैटरी चार्जर या मोबाइल चार्जर वो एक तरह का रेक्टिफायर है और कुछ नहीं। तो रेक्टिफायर कैसे बनाना है सीखोगे तुम। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। इन पीएन जंक्शन डायोड्स को एक टर्म यूज कर रहा हूं, डोपिंग। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है डोपिंग को, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी। हम डोपिंग डेंसिटी को कंट्रोल करके कहीं ज्यादा डोपिंग की, कहीं पर कम डोपिंग की। कैसे करते हैं डोपिंग? पीपीएम, पार्ट पर मिलियन इम्प्योरिटी मिलाते हैं। यानी हम खुद अपने लिए डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से और डोपिंग करके अलग अलग तरह के डायोड बनाते हैं स्पेशल पर्पस। उनमें एक है एलईडी, प्रेजेंट टाइम का लाइटिंग सॉल्यूशन, बेस्ट लाइटिंग सॉल्यूशन एलईडी। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, सबसे कम पावर कंज्यूम करके सबसे ज्यादा रोशनी देता। लाइट एमिटिंग डायोड। तो जितनी भी टॉर्च है, बल्ब नहीं आता आजकल, एलईडी आती है, फिर सेल बदलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पावर कंजम्पशन बहुत लो है। 2 साल 3 साल आराम से वही सेल चलेंगे। टॉर्च में सेल बदलने की जरूरत है। जब ये तुम्हारी बुक लिखी जा रही थी एनसीईआरटी, इसमें लिखा हुआ है व्हाइट एलईडी डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम आज जानते हो व्हाइट एलईडी क्या है। हम हर कलर की एलईडी डिजाइन कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। फोटो डायोड, ये कैमरा में जो सेंसर है तुम्हारे मोबाइल के कैमरा में, अंदर झांक कर देखो इसके अंदर क्या दिखेगा? फोटो डायोड। बगल में एलईडी है और यहां पर इसमें फोटो डायोड। तो जो काम फोटो सेल करता था, फोटो सेल अगर तुमने ध्यान दिया हो, जब मैंने डुअल नेचर पढ़ाया था तो तुम्हें बोला था ब्लू बॉक्स में फोटो सेल की डिटेल एनसीईआरटी से पढ़नी। अगर किसी ने पढ़ा उसको, तो जो काम फोटो सेल करता था बड़ा होता था, पावर ज्यादा चाहिए होती थी, पावर कंज्यूम
कंज्यूम ज्यादा होती थी, स्लोली रिस्पॉन्ड करता था। अरे क्या कर रहे हो मोबाइल में, मैंने बता दिया मोबाइल अब क्या कर रहे हो। तो फोटो डायोड रिप्लेस कर दिया फोटो डायोड का फोटो सेल। आज के टाइम में जहां जहां फोटो सेल यूज करते थे पहले, वो आज के टाइम में क्या यूज करते हैं, फोटो डायोड यूज करते हैं। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कम पावर कंज्यूम करता है। सोलर सेल आने वाले टाइम, सोलर सेल का आने वाले टाइम में तुम देखोगे हर घर की छत पर सोलर सेल के पैनल लगे होंगे। बस थोड़ा सा इंतजार है, थोड़ा सस्ता हो जाए, अभी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है इसलिए कम दिखाई देता है। थोड़ा सा सस्ता हुआ नहीं कि सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ना बिजली चोरी की जरूरत रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बिजली जाती हो तो जाए, सोलर सेल सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ज़ीनर डायोड नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना हो? कितने बच्चों को सुना हुआ लग रहा है ज़ीनर डायोड? पहले मैंने जिक्र किया था। अब इनमें से कितने बच्चे बता सकते हैं कि क्या होता होगा? एनी गैस ज़ीनर डायोड के बारे में, इसके अलावा क्या सुना हुआ है तुमने? टेलीविजन में होता है, वेरी गुड। ज़ीनर डायोड टेलीविजन में होता है। इसने रिप्लेस कर दिया किसको? स्टेबलाइजर को। जो काम स्टेबलाइजर करता है उससे कहीं अच्छी तरीके से ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। स्टेबलाइजर रेगुलेट नहीं करता। स्टेबलाइजर क्या करता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन होगा, सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। एंड इंडक्शन इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो चेंज को अपोज करता है। तो अगर वोल्टेज सडनली 220 से 250 हुई, तो अगर स्टेबलाइजर है तो वो उस सडन चेंज को एक स्मूथ वेरिएशन में कन्वर्ट करेगा। कूदना तो 6 मंजिल से ही है, पर फिसल पट्टी पे फिसल के जाएंगे तो टांगे नहीं टूटेंगे। तो सडन फ्लक्चुएशन को जो एकदम से होता है उसको स्मूथ वेरिएशन में, किसने? स्टेबलाइजर। कम नहीं कर सकता, वोल्टेज बढ़कर ही आएगा। 250 आ रहा है तो फाइनली अप्लायंस को 250 ही मिलेगा, पर धीरे धीरे, तो उससे डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पर जो ज़ीनर डायोड है, अगर उसमें कट ऑफ होना है 230, अगर हमने सेट किया है तो 230 ही जाएगा, आगे 230 से ऊपर नहीं जाएगा। रेगुलेशन करता है। अब अगर कम आ जाए तो अपने पास से देगा क्या? देखो कम आया तो स्टेबलाइजर तो क्या कर रहा है, एकदम से कम हुआ उसको धीरे धीरे कम करेगा। ज़ीनर डायोड क्या करेगा? कम आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, कम आ जाए तो कम ही जाएगा। इसके पास कोई बैटरी नहीं, पावर सोर्स नहीं जहां से कंपेंसेट कर देगा। कम आएगा तो कम जाएगा, पर ज्यादा आया तो जब कम से नुकसान होने के चांसेस होते नहीं। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद के ऊपर। अब ये समय आ गया है, कौन सा समय आ गया है कि तुम अपने डाइट को कंट्रोल करो जिससे नींद कम होए तुम्हारी और एनर्जी का लेवल तुम्हारे अंदर बढ़े। तो कम खा के देखो, कुछ नुकसान होता है कि फायदा होता है। ज्यादा खाने का तो पता है तुमको, ज्यादा खाने से नुकसान ही हो जाता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा खा के बीमार पड़ते हैं, कम खा के कभी नहीं पड़ते। डिवाइसेस के साथ भी ऐसा ही। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया होगा तुमने। ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज का रेगुलेशन कैसे करता है सीखना है। पर ये अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ, 2 टांग वाले के बाद 3 टांग वाले की बात करेंगे। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रायोड को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। ये इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस था, रेडियो इसी से चला करते थे। रेडियो छोटा हो गया ट्रांजिस्टर आने के बाद, तो फिर वो छोटा जो वर्जन था रेडियो का, उसका नाम ही हमने क्या रख दिया? ट्रांजिस्टर। उसको ट्रांजिस्टर कहने लगे। वास्तव में ट्रांजिस्टर उसके अंदर लगा हुआ एक छोटा सा कंपोनेंट है जो भी दिखाने वाला हूं मैं तुमको। ट्रांजिस्टर एक्शन, यानी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। इस चैप्टर में 3 प्रैक्टिकल है। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वो ड्रॉ करने। जैसे ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल क्या था वैसे होगा। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मैं गलत बोल रहा हूं, IV कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने तुमको। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड। फिर तुमको ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी खींचने। ये 3 प्रैक्टिकल इस चैप्टर में है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये तीनों प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो। एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, देखो मैं भी बोल रहा हूं, मेरी आवाज का सर्टेन एम्पलीट्यूड
तुम्हें सुनाई दे रहा है। मैंने अब क्या किया, बंद कर दिया, तो अब जो आवाज आ रही है मेरे एप्लीकेशन क्या आ रही है, और जब मैं इसको चालू करता हूँ अब जो आवाज आ रही है ये एम्पलीफाई होकर आ रही है बढ़कर। तो ये एम्पलीफिकेशन कौन कर रहा है, वो जो लकड़ी का डब्बा है उसके अंदर जो रिसीवर है उसमें लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन कर रहा है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है, इसमें से कुछ टॉपिक कट गए सीबीएसई में और वो आरबीएसई में है, बिहार बोर्ड में भी है। वो क्या क्या है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। बचपन में तुमने ताली बजाई, कार चालू हो गई, तुम्हारी खिलौना कार, ताली बजाई बंद हो गई, सोनिक कंट्रोल। उसमें स्विचिंग कौन कर रहा है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग कर रहा है। ये एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स में स्विचिंग कौन कर रहा है, ऑन ऑफ कौन करा रहा है उसको, ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट। तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, सिलेबस से हट गया पर राजस्थान बोर्ड में भी है, बिहार बोर्ड में भी है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है समझो, विजुअलाइजेशन देखो, इसका इमेज दिमाग में बिठा लो। फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें एक बार पढ़ो, हमेशा के लिए तैयार। ये कैथोड है सेमी सिलिंड्रिकल, ये एनोड है। कैथोड का काम, जब इसे गर्म किया जाएगा थर्मियोनिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर। कांच की ट्यूब है, कवर्ड वैक्यूम, कांच की ट्यूब के अंदर। लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वैसा मान लो, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको थर्मियोनिक एमिशन करा रहे हैं, लाइट डालकर नहीं करा रहे, थर्मियोनिक। कैथोड को गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड तक पहुंचे, करंट को कंट्रोल करने का तरीका बाहर से बायस लगा दिया। फिर भी हम ये देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रास्ते में इकट्ठे हो जाते हैं, स्पेस चार्ज क्रिएट कर, स्पेस में चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, स्पेस चार्ज। तो स्पेस चार्ज क्रिएट किया, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ देख रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या होगा, इस स्पेस चार्ज से रिपेल होगा, तो पहुंच नहीं पाएगा। तो करंट का कंट्रोल हमारे हाथ से छिन रहा है, जैसे ही कंट्रोल हाथ से छीनने लगता है परेशानी होती है। यहाँ तो करंट की बात है, हम तो हर एक इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं, पेरेंट्स तुमको कंट्रोल करना चाहते हैं, तुम किसी और को कंट्रोल करना चाहते हो, कोई और तुमको कंट्रोल करना चाहता है। यहां में इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल की बात। तो अब हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड वाला जो डायोड था उसमें एक तीसरी इलेक्ट्रोड और लगाई, ग्रिड, इसको बोलते हैं ग्रिड। जैसा नाम है वैसी है, जालीनुमा, बीच में खांचे हैं, स्लॉट्स हैं। और इस ग्रिड को हम इस कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले, ग्रिड उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पर इसमें खांचे बीच में से निकल जाएंगे। कंट्रोल बेटर हो गया, ग्रिड में पोटेंशियल एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली जितनी करंट हम चाहते हैं यहां से पास करवा। तो ये तीन इलेक्ट्रोड वाला जो डिवाइस बना, इसमें एक इलेक्ट्रोड का काम है एमिट करना। तुम्हारे जो पीछे वाला है ना, वो पूरा छुपा हुआ बैठा है। अरे तुम इधर उधर होके बैठो, तुम्हारी शक्ल तो देख सकूं मैं। इधर बैठो, चलो लास्ट वाला बच्चा, कॉमन सेंस लगाओ, बस पीछे छुप जाओगे, किसी के पीछे छुप के पता नहीं क्या कर रहे हो। क्लास में क्यों बैठे हो छुपे हो, बाहर जाके छुपो। तो ये जो कैथोड है इसका नाम हो गया एमिटर, इसका काम है एमिट करना। ये जो प्लेट है, एनोड है, इसका काम है इकट्ठा करना, इसको बोलेंगे कलेक्टर। एमिटर, कलेक्टर। ग्रिड से कंट्रोल कर रहे हैं, बेस प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे बेस। तो तीन नाम हुए, कलेक्टर, एमिटर एंड बेस। तो कलेक्टर, एमिटर एंड बेस, ये अगर मेरे को तीन टर्मिनल वाला डिवाइस ट्रांजिस्टर जिसमें तीन टर्मिनल है, इसको किसी सर्किट में जोड़ना है, तो किसी सर्किट में कुल मिला के 4 टर्मिनल होते हैं। कैसे, मान लो मेरे पास एक एक्सटेंशन कॉर्ड है, सभी लोग समझते हैं एक्सटेंशन कॉर्ड। मान लो मैं इस प्रोजेक्टर को वहां लगाना चाहता हूं, वहां तक लंबाई का तार इसमें नहीं है, सॉकेट यहां पर है, तो मैं एक एक्सटेंशन कॉर्ड लाऊंगा जिसमें तार लिपटा होता है बहुत सारा सा, और सॉकेट लगे होते हैं, उसका प्लग यहां लगाऊंगा, तो वो उसका इनपुट है। अब उसमें जो सॉकेट है उससे आउटपुट लूंगा, इसका तार लगा दूंगा उसमें। तो कितने इनपुट कितने आउटपुट, 2 इनपुट 2 आउटपुट।
जनरली किसी भी सर्किट में दो इनपुट दो आउटपुट यानी इन 4 टर्मिनल होते हैं। अब इन 4 टर्मिनल के बीच में 3 टर्मिनल वाला डिवाइस ट्रांजिस्टर कनेक्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास 3 तरीके हैं। मतलब किसी ना किसी एक इलेक्ट्रोड को मुझे कॉमन करना पड़ेगा, कॉमनली कनेक्ट करना पड़ेगा। 3 से 4 बनाने हैं ना, तो किसी एक को 2 की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैंने एमीटर को कॉमनली इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में कनेक्ट किया तो बोलेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने बेस को कॉमनली इनपुट साइड और आउटपुट साइड में कनेक्ट किया तो बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने कलेक्टर को कनेक्ट किया तो बोलेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उसको डिटेल में हमें पढ़ना है। बेसिक आइडिया ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ये जो घड़ी है वो एनालॉग है, सुई हर वैल्यू पर चलते हुए आगे जा रही है। जो डिजिटल क्लॉक होगी उसमें 7:20 के बाद अगला जो टाइम दिखेगा वो 7:21। अगर सेकंड नहीं है तो 20 से 21 के बीच कोई वैल्यू दिखाई नहीं देगी। डिस्क्रीट वैल्यूज, स्टेपर, स्टेप्स में, जैसे मैथमेटिक्स में तुम पढ़ते हो कंटीन्यूअस कर्व एंड हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम इज डिजिटल, कंटीन्यूअस कर्व इज एनालॉग। ये दोनों का कंपैरिजन। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं ये साइन कर्व कैसा, एनालॉग के डिजिटल? दिस इज बेसिक एनालॉग सिग्नल। फिर मैंने बना दिया बाइनरी पल्स, इसको कहते हैं बाइनरी, बाई यानी 2, बाइनरी पल्स 0 एंड 1 डिजिटल, 2 ही वैल्यूज हैं डिस्क्रीट, या तो 0 या तो 1। तो ये तो कोई सिग्नल और वो घड़ी जो मैंने एग्जांपल बताया वो डिवाइस हुआ। तो इन सिग्नल्स को हम कंपेयर करते हुए लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने ओलंपियाड का फॉर्म भरा है, ओलंपियाड में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं लॉजिक गेट से, और जो थ्योरी में पढ़ाऊंगा उससे वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। जो आगे वीआईटी का फॉर्म भरेंगे, वीआईटी में इससे क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन में इससे क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो थ्योरी में तुम्हें पढ़ाने वाला उससे सब सॉल्व हो जाएंगे। जिसमें बेसिक हमें पढ़ना है और एंड नॉट, ये 3 फंडामेंटल गेट्स। उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन है नैंड, नॉर। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें एक्स और एक्स नॉर, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये पूरा सिलेबस हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में, जिसमें लगेंगे कुल मिलाकर 10 लेक्चर। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स 10 लेक्चर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? तो हेडिंग लगाना है तुमको व्हाट इज नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम्हें से कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो लेना चाहते हैं बच्चे, वो वास्तव में इंजीनियरिंग करके क्या सीखना चाहते हैं? आज के टाइम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे को पता ही नहीं है इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच में क्या होता है, वो क्या चाहता है। सब जो है टीचर एक बहुत दिमाग में भर देता है बच्चे के कि इस ब्रांच में इतने पैकेज है, इस ब्रांच में इतने पैकेज है, और बच्चा जो है वो पैकेज के पीछे भागता है कि किस ब्रांच में ज्यादा पैकेज। इट इज टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम। होना चाहिए कि इंटरेस्ट किस में है, किसी का मेटलर्जी में इंटरेस्ट है तो मेटलर्जी ले सकता है, पैकेज की परवाह ना करे। जहां भी जिस भी ब्रांच में वो अच्छा काम करेगा पैकेज अपने आप बढ़ जाएगा। पैकेज जो है वो बाय प्रोडक्ट है, जैसे प्रोसेस सही फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आना ही है। अगर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था तो मैंने पढ़ाना चुना, फैक्ट्री में नहीं गया, है ना। फर्स्ट ईयर में जब था इंजीनियरिंग में तब से पढ़ा रहा हूं मैं, अपनी फीस का खर्चा खुद ही निकालता था। तो तब से मैंने पढ़ाना चुन लिया था कि मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं पढ़ाने में सक्सेसफुल। ऐसे ही तुम लोग को ब्रांच में किसमें क्या होने वाला है, फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, और सेकंड ईयर से स्पेसिफिक स्टडीज स्टार्ट हो जाती है। तो तुम्हें पहले से ही सोच लेना चाहिए कौन सी ब्रांच में क्या होता है, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, तो नाम में छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का जो आर्ट है, क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? फिर अपने फायदे के। इंसान बिना फायदे के कोई काम नहीं करता, सब कुछ हम अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। लिखोगे इट इज एन आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग motion of an electron, art of controlling motion of an electron
फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या तुम कुछ एग्जांपल बता सकते हो जहां हमने कंट्रोल किया है अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रॉन के मोशन को? ओके, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में कंट्रोल करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन को? पूछो। साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा सकता, हल्का है। अगर तुम बोलते टेलीविजन तो सही जवाब होता सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब वाला टेलीविजन। हम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले तो प्रोड्यूस करते हैं। भाई कंट्रोल करना है तो पहले चाहिए तो सही, कंट्रोल किसको करें? मेरे को शौक है पढ़ाने का, पढ़ाना किसको? बच्चे तो चाहिए पढ़ने वाले। क्लास खाली होगी तो पढ़ा सकता हूँ क्या? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन चार तरीके से आएंगे, चार तरीके जो तुमने 12 लेक्चर में सीखे थे। पहला तरीका थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा फोटोइलेक्ट्रिक, तीसरा फील्ड, चौथा सेकेंडरी। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकाला। चार तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए, अब हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो टीवी में कैसे कंट्रोल करते हैं? इलेक्ट्रॉन गन से थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करते हैं। थर्मियोनिक एमिशन होता है कैथोड गर्म करते हैं। पुराने जो टीवी होते थे एकदम से चालू नहीं होते थे, स्विच ऑन करने के थोड़ी देर बाद पिक्चर दिखाई देती थी। जब वो कैथोड गर्म हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो छूट के आएंगे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कंट्रोल करेंगे, उनके पाथ को स्क्रीन पे जाके पर्टिकुलर स्पॉट पे टकराएंगे, फ्लोरोसेंस चमक पैदा करेंगे, उससे पूरी इमेज बनेगी। ऐसा होता था। ऐसे ही घड़ी में इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है, घड़ी चलाने के लिए कैलकुलेटर में कंट्रोल करना है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करना है। तो ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं, कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक रफ आइडिया होना चाहिए, तभी तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तुमने फोटो सेल देखा था, ये फोटो सेल से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, और ये फोटो सेल नहीं है। इसका नाम है डायोड वाल, ट्रायोड वाल, टेट्रोड वाल, पेंट्रोड वाल। जितनी इलेक्ट्रोड होगी वैसा नाम। कनेक्टर ये नीचे है, कांच की ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड है। इसमें जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कैथोड है वो सेमी सिलिंड्रिकल ना होकर बीच में, जैसे अगरबत्ती, तो बीच में एक डंडी जैसी कैथोड है। ये हीट होती है, फिलामेंट से हीट कर सकते हैं। हीट होकर ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। उनको कैप्चर करने के लिए जो एनोड लगाई हमने, कलेक्टर प्लेट, वो लगाई सिलिंड्रिकल शेप में कवर करते हुए। हॉलो सिलेंडर, ऊपर नीचे से खुला, सिलिंड्रिकल शेप में इसको आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड होगी तो डायोड, बीच में ग्रिड और लगा रखी होगी तो ट्रायोड, ऐसे और कंट्रोल के लिए और इलेक्ट्रोड लगा रखी होगी तो टेट्रोड, पेंट्रोड। ये थी वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। टाइम कंज्यूमिंग, तुरंत बटन चालू करते चालू नहीं, गर्म होएगा उसके बाद चालू होगा। लार्ज साइज, फ्रेगाइल है, कांच का है, टूट सकता है। मेंटेनेंस ज्यादा है। टाइम के साथ जैसा तुम्हें पता है ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है, ये भी फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके ड्रॉबैक। साइज में बड़ा है। तो इसको किसने रिप्लेस किया? आगे जो रिप्लेस किया, पीएन जंक्शन डायोड ने रिप्लेस किया, वो भी दिखाऊंगा। जब हम इनको लगाकर रेडियो बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, पुराने रेडियो जो होते थे, तो इसके डायोड एनोड कैथोड दिखा रही है। पुराना रेडियो दिखा रहा हूं तुमको। ऐसा होता था जिसमें यहाँ पर ये स्केल होता था, जिसमें फ्रीक्वेंसीज लिखी होती थी। मीडियम वेव बैंड पर, शॉर्ट वेव बैंड पर अलग अलग स्टेशन नॉब्स की मदद से सेट करते थे। एक नॉब होती थी वॉल्यूम ऑन ऑफ, और एक नॉब होती थी फ्रीक्वेंसी। यहाँ एक सुई चलती थी, जब ऑन करते थे थोड़ी देर बाद यहाँ लाइट दिखाई देती थी, थोड़ी देर बाद फिर स्पीकर से आवाज आना शुरू होती थी। कुछ रेडियो में स्पेशल फंक्शन था, इन बटन्स का भी इस्तेमाल था। उनमें ऊपर कहीं या साइड में कहीं कैसेट प्लेयर वाला अरेंजमेंट भी होता था, प्ले, पॉज, फॉरवर्ड। तो इन रेडियो में वो वाल्व लगे होते थे, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। ये बड़े होते थे, भारी होते थे। क्या ये एसी से चलते थे? चलाएंगे प्लग से। टीवी भी तुम बोल सकते हो एसी से चल रहा है, पर फैक्ट ये है कंप्यूटर, टीवी, जिनका भी प्लग तुम इसमें लगा रहे हो, एसी से नहीं चल रहा है, ले एसी रहा है। फिर उस डिवाइस के अंदर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, वो रेक्टिफायर उस एसी को डीसी में बदल रहा है। ये डीसी से चल रहा है, क्योंकि कोई डायोड होगा तो क्या वो एसी पे काम करेगा?
एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, जहां पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी आ गई मतलब डीसी। तो डीसी ऑपरेटेड है, पर बहुत बिजली का खर्चा बहुत आता था, पावर कंजम्पशन बड़ा है, भारी है। ये पुराना टीवी, इसमें हाइब्रिड आ गया था, मतलब सेमीकंडक्टर भी आ गए थे और वैक्यूम ट्यूब वाल्व्स भी थे, तो इसमें दोनों हाइब्रिड मोड में चलता था। इसको तुम पहचानते हो, तुमने छोटी क्लास की किताब में देखा था, यहाँ स्क्रीन है। इट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। इवन कंप्यूटर भी डायड वॉल ट्रायड वॉल यूज करके बनाए गए थे शुरू वाले, इसलिए बहुत बड़े बड़े थे। सुपर कंप्यूटर नहीं है इसलिए बड़ा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसलिए बड़ा है, क्योंकि इसमें डायड वॉल ट्रायड वॉल लगे हुए। तो हाँ, ये कंप्यूटर इतना बड़ा। तुमने छोटी क्लास में कंप्यूटर की किताब नहीं पढ़ी शायद, पढ़ी तो उसमें फोटो था, बिहार बोर्ड। नहीं, ऐसा हो सकता है भाई, क्या होता है डिफरेंट पब्लिशर की बुक चलाते हैं, अलग अलग स्कूल वाले अपनी मर्जी से चलाते हैं, तो मे बी पॉसिबल। या हो सकता है भूल गया, इसके टीचर ने हिप्नोटाइज नहीं किया था, हिप्नोटाइज मैंने किया ये फिर क्या हुआ, जब डायोड वाल ट्रायड वाल के बाद सेमीकंडक्टर आ गया, तो ये छोटा हो गया, पीसी बन गया। इसमें एमएस डॉस सिस्टम चला करता था, ग्रीन कलर के लेटर्स आते थे या ब्लू कलर के आते थे। उसके बाद फिर विंडोज आया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सब हुआ। मिनिएचराइजेशन कब चालू हुआ? ये पीएन जंक्शन डायोड है जो तुम देख रहे हो, इसमें एक सिल्वर रिंग बनी हुई है, वो इसकी एन साइड है, ब्लैक पोर्शन पी साइड है। ये टिन वायर है, कनेक्टर्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी पे सोल्डर करने। तो जो कांच का डायोड तुम्हें दिखाया था, उसको रिप्लेस किया इतने छोटे और हल्के डिवाइस में। सस्ता भी है, मेंटेनेंस फ्री है, लॉन्ग लाइफ, कुछ नहीं बिगड़ता, इसमें फिलामेंट है नहीं। तो फायदा ये कैसे हुआ तुम सोच के देखो। पहले हम कंट्रोल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, वैक्यूम में मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन। अब किसमें कंट्रोल कर रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस के अंदर। डिफरेंस कैसे आया? मैं एक चिड़िया को छोड़ देता हूँ बाहर, बोलता हूँ पकड़ के लाओ, और एक चिड़िया को मैंने छोड़ा इस कमरे के अंदर, बोला पकड़ो। यहाँ पकड़ना आसान है, कम एनर्जी में पकड़ लोगे, बाहर कितनी एनर्जी खर्च होगी, पकड़ में आएगी नहीं आएगी पता नहीं। तो वैक्यूम में कंट्रोल कर रहे इलेक्ट्रॉन को तो मुश्किल है, क्रिस्टल लैटिस में कंट्रोल करेंगे तो आसान है। इसलिए एनर्जी भी कम खर्च, बहुत कम पावर कंज्यूमिंग है, तुरंत जल्दी पकड़ में आ जाएगी चिड़िया। तो ये तो हो गया डायोड। फिर इसमें 3 टर्मिनल है, ये जो डिवाइस है। एक जो इसकी मेटालिक बॉडी है वो काम कर रही है कलेक्टर का, ये पिन है बेस का, ये वाली पिन है एमीटर का, एमीटर बेस कलेक्टर। तो क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। इवन इससे भी छोटा होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांजिस्टर है, जिसका नंबर है BC548। ये सबसे ज्यादा काम आता है मैक्सिमम सर्किट्स में। 3 टर्मिनल है, बीच वाला बेस है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एमीटर है, राइट हैंड साइड वाला कलेक्टर है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तुम्हारी एक्टिविटी है, इसको देखकर कैसे आइडेंटिफाई करना है और मल्टीमीटर की मदद से कैसे आइडेंटिफाई करना है। और उस पे एक पहले क्वेश्चन आता जेई में, वो सब क्लास के दौरान आगे हम करेंगे। ये ट्रांजिस्टर है, छोटा सा काले रंग का कंपोनेंट। ये आईसी है। ट्रांजिस्टर के बाद ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। मोस्ट कॉमन आईसी है 555, टाइमर आईसी बोलते हैं इसको। 10 लाइट बनानी है, अपने आप अंधेरा होने पर लाइट जल जाए, उजाला होने पर बंद हो जाए, ये टाइमर आईसी। टाइम बम बनाना है, टाइमर आईसी, इसको यूज करना है। कोई एक्शन है जिसको पर्टिकुलर टाइम बाद चालू करना है, टाइम बाद बंद करना है, टाइमर आईसी यूज करना। तो आईसी में होता है क्या? एक सिंगल सिलिकॉन चिप, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत से कैपेसिटर, बहुत से रेजिस्टेंस, बहुत से इंडक्टर, सबको एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर इनबिल्ट उसी पर बुन देते हैं, ये समझ लो। तो उन सबको रिप्लेस कर देती है आईसी। आईसी आने के बाद जो वॉकमैन हुआ करते थे पहले, वो काफी भारी हुआ करते थे, कैसेट लगाते थे, वॉकमैन भी भारी वजन होता था, हल्के हो गए। आईसी आने के बाद जो डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर हुआ करते थे, सीडी प्लेयर पहले बड़े होते थे, भारी होते थे। अब तुम देखो टाइम के साथ ये सारे इक्विपमेंट्स कैसे होते जा रहे हैं, हल्के, लाइट वेट। आईसी आने के बाद वो हल्के हो गए, क्योंकि सर्किटरी कम कॉम्प्लेक्स हो गई, सब इसी के अंदर आ गए। आईसी को रिप्लेस किया माइक्रोचिप ने। एक स्लाइड स्किप हो गई। वो माइक्रोचिप थी,
दिखने में ऐसे दिखती है। माइक्रोचिप में बहुत सारे आईसी वाले सर्किट आ गए। फिर माइक्रोचिप को किसने रिप्लेस किया? माइक्रो प्रोसेसर। 1994, 96 इस दौरान ये प्रोसेसर चलता था। मेरा जो पहला कंप्यूटर था उसमें ये था 486DX2, जो मैंने पहला कंप्यूटर खरीदा था अपना। तो 486DX2 प्रोसेसर होता था, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, वर्ड स्टार में काम करते थे, पेपर वगैरह बनाना है। इसके बाद फिर मॉडिफिकेशन हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम आ गया, 422 आ गया, और लेटेस्ट चल रहा है Core i7। अब इसमें भी अलग अलग क्लास होती है, जैसे कार्ड में होती है ना, अलग अलग जनरेशन होती है। एट प्रेजेंट लेटेस्ट जो है 6th जनरेशन वाला है, वो सबसे अच्छा है, 6th जनरेशन वाला Core i7। ठीक है, i6 नहीं होता, ये और नंबर में चलते हैं, i3, i5, i7, i6 नहीं। ठीक है, तो जैसे तुम कोई मेमोरी कार्ड खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि वो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 4 है या क्लास 10 है। क्लास 10 को अच्छा माना जाता है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी यहीं पर नहीं रुकी। माइक्रो प्रोसेसर के बाद बायोचिप आ गई। ये बायोचिप इतनी छोटी सी होती है, एक सिरिंज में डालकर, ये निडल में डालकर इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, वेन्स में घूमते रहते हैं। ट्रैकर है, प्लस आदमी को कंट्रोल करना है, ह्यूमन साइबोर्ग, आधा आदमी आधा मशीन, पिक्चरों में तुम देखते हो। तो उसके अंदर चिप फिट नहीं, जेम्स बॉन्ड साइबोर्ग नहीं, रोबोकॉप साइबोर्ग है। ठीक है, टर्मिनेटर साइबोर्ग है, जेम्स बॉन्ड साइबोर्ग नहीं है, आधा आदमी आधा मशीन। तो टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई है। हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। टेक्नोलॉजी पहुंच गई बायोचिप तक, पर तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है अप टू ट्रांजिस्टर ओनली, आईसी का सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा। अगर आगे इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो बाकी सब चीजें पढ़ोगे, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के बारे में 3rd ईयर फाइनल ईयर में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेफिनेशन लिख दोगे। देखो क्या होशियारी दिखानी है जो सिखाई तुमको। इस कॉल्ड ये लैंग्वेज यूज करोगे क्या? आगे लगा दो, इट इज। ये है जो तुमने सीखा है, अपने आप पे गर्व करो, तुमने सीखा है। It is any device whose action is based on the controlled flow of electrons through it. तो ये वो डिवाइस है जिसका एक्शन कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। तो एक सवाल आता है दिमाग में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अंतर क्या है? इस अंतर को समझोगे तो ब्रांच में भी डिफरेंस पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल में जाके क्या सीखने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक में जाके क्या सीखने वाले। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस या मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? इमेजिन करो, बाजार से गुजर रहे हो, उस साइड दुकान है, लिखा हुआ है ऊपर बजाज इलेक्ट्रिकल्स, दूसरी साइड देखा वहां लिखा हुआ है कैल्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। इमेजिन करो बजाज इलेक्ट्रिकल्स में क्या सामान मिलेगा, कैल्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सामान मिलेगा? तो कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक? इसको पहचानते हो? क्या है? चॉक कॉइल। ट्यूबलाइट में जो चॉक कॉइल होती है वो है। इसके अंदर इंडक्शन कॉइल है, सोलेनॉइड है। तांबे का तार है तो बोलेंगे कॉपर की चॉक, एल्यूमिनियम का तार भी होता है कोटेड तो बोलेंगे एल्यूमिनियम की चॉक। एल्यूमिनियम वाली चॉक सस्ती आएगी, कॉपर वाली चॉक महंगी आएगी। इस पे लोहे की कोटिंग के ऊपर, मतलब लोहे का खोल है। जब मैं 11th 12th में था तो मैं इसको पूरा खोल कर अंदर से तार निकाल लेता था मैं, जो भी चॉक खराब हो जाती थी, तार निकाल कर उसका इस्तेमाल करता था वायर लाइन की तरह। तो मेरा घर और मेरे दोस्त का घर डिस्टेंस थी 200 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस थी। तो मैंने क्या किया था, वो तार खंबे खंबे बिजली के खंबे बांध के इंटरकॉम लगा दिया था मेरे घर से मेरे दोस्त के घर। हमारे टाइम में टेलीफोन एक आध मोहल्ले में एक हुआ करता था, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता था। तो इंटरकॉम लगा दिया था। फिर जब पतंग का मौसम आया, क्योंकि तो पतला तार होता है, तो
तो पतंग जोड़ी उसके मंजे में उलझ के तार सब खत्म हो गया। तो इसमें बहुत सारा तार निकलता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये इसी का वर्जन है। ये भी इलेक्ट्रिकल चौक है, ये भी इलेक्ट्रिकल चौक है, दोनों को इलेक्ट्रिकल इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ तार है, इसमें किसी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये जो पास में है ये कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक चौक। इसमें ट्रांजिस्टर भी है, पीएन जंक्शन डायोड भी है, कैपेसिटर भी है, आईसी भी है, इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक चौक। अगर तुमने ये लगाई है या ये लगाई है ट्यूबलाइट में, तो ट्यूबलाइट फ्लिकर करके चलेगी, झपक के चलेगी। अगर तुमने ये लगाई तो ट्यूबलाइट बल्ब की तरह एक बार में चलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक चौक, इलेक्ट्रिकल चौक, अंतर समझ में आया? इसमें कोई सेमीकंडक्टर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल, सेमीकंडक्टर यूज कर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, डीवीडी प्लेयर इलेक्ट्रॉनिक है, कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक है, वॉच इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, ठीक है, पर पंखा इलेक्ट्रिकल है, झपक के चलने वाली ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल है, हीटर, ओवन इलेक्ट्रिकल। नाउ डिफरेंस इज क्लियर? जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेगा वो क्या पड़ेगा? मोटर जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल है। तो मेनली मोटर जनरेटर, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इलेक्ट्रिकल में आता है। सुनना है, समझना है। सीड, बीज of the development of modern solid state semiconductor. Electronics goes back to 1930s when it was realized that some solid state semiconductors are their junctions offer the possibility of controlling the number and the direction of flow of charge carriers through them. 1930 में इसका बीज बोया गया सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स का, जब हमें पता चला कि जो सेमीकंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, यानी सॉलिड स्टेट एक वर्ड नहीं है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं सॉलिड स्टेट, तो ये क्या ऑफर कर रहे हैं? चार्ज कैरियर अवेलेबल करा रहे हैं, और उनका चार्ज कैरियर का फ्लो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल मैनर। तो बजाय वैक्यूम में कंट्रोल करने के हमने तय कर लिया क्रिस्टल लैटिस में कंट्रोल करें, सॉलिड के अंदर कंट्रोल करें, क्योंकि कंट्रोल बेटर मिल रहा है। सिंपल एक्साइटेशंस लाइक लाइट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? हीट मतलब थर्मियोनिक एमिशन, और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज यानी फील्ड एमिशन कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन ए सेमीकंडक्टर। किसी सेमीकंडक्टर में इन इफेक्ट्स की वजह से मोबाइल चार्जेस चेंज हो सकते हैं नंबर। अब अगर तुम्हें याद आ रहा हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने तुम्हें बताया था कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंडक्टर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, कंडक्टर्स ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड के जो कंडक्टर होते हैं उनमें होते हैं चार्ज कैरियर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्योरली। सेकंड काइंड के जो हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, आयंस आर द चार्ज कैरियर, तो उनको बोलेंगे कंडक्टर ऑफ सेकंड काइंड। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के अलावा होल होते हैं, होल को समझेंगे, होल होता है क्या? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे वो करंट कैरी करता है, चार्ज कैरियर कैसे बन गया। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर, और दोनों की वजह से करंट फ्लो होती है। तो अगर तुम्हें सेमीकंडक्टर में टोटल करंट निकालनी है तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, अगर तुम्हें याद रहा है मैंने क्वेश्चन करवाया था, बताओ गैस डिस्चार्ज ट्यूब में चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं? हाथ ऊपर करो, फिर बताओ कौन बताना चाहते हैं जो कॉन्फिडेंट है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब जैसे कि ट्यूबलाइट, इसमें चार्ज को कौन कैरी कर रहा है? ट्यूबलाइट में तो मरकरी वेपर भरी है, नियॉन गैस तो बाहर जो एलन का लोगो लगाया है वो चमक रहा है उसमें। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचेगा? पॉजिटिव आयन। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव आयन। ज्यादातर बच्चे बोलते थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन गलत जवाब है। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन आर रिस्पांसिबल इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। वापस लौटो, note that the supply and flow of charge carriers in the semiconductor devices are within the solid itself, solid के अंदर हो रहे हैं, while in the earlier vacuum tube valves
mobile electrons were obtained from a heated cathode and they are made to flow in an evacuated space or vacuum. No external heating or large evacuated space is required in the semiconductor. तो इस फीचर के कारण, इस विशेष गुण के कारण क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं हमको सेमीकंडक्टर यूज करने में? They are small in size, छोटे हैं, consume low power, operate at low voltages and have long life. तुम देखो हमारे टाइम में, मतलब मैं जब तुम्हारे बराबर था, हर गली में एक ना एक दुकान होती थी टीवी टेप रिकॉर्डर ठीक करने वाली। मेरा उधार दे दी। अभी ढूंढो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सारे आइटम यूज एंड थ्रो हो गए, मोस्ट ऑफ द आइटम्स। अच्छा, रिलायबिलिटी बढ़ गई है, वारंटी आने लगी है 1 साल, फिर 1 साल के बाद लैपटॉप पे वो ऑफर करते हैं 3 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, 1+3, 1+2, क्योंकि उनको विश्वास है कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इतने टाइम। तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है, लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी बढ़ गई है। Even the cathode ray tubes CRT used in television and computer monitors, जो कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करती थी, उनको रिप्लेस कर दिया किसने? LCD। पहले बीच में प्लाज्मा टीवी आया था, फिर LCD आया, फिर LCD के बाद LED आ गया। With supporting solid state electronics, much before the full implications of the semiconductor devices was formally understood in naturally occurring क्रिस्टल ऑफ गैलेना। ये तुम्हें पेज के हेडर या फुटर, टॉप मार्जिन या बॉटम मार्जिन में नोट करना है। तुम्हें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज गैलेना। हाँ, लेड सल्फाइड ये होता है और किस काम आया था? ये इंटरमीडिएट है, यानी वाल्व और सेमीकंडक्टर के बीच की स्टेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स, गैलेना पीपीएस लिखकर डैश लगाकर, यूज्ड एज डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स, ये इस्तेमाल हुआ था। ये जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका नाम तुम्हें गैलेना का नाम याद रखना है। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ देते हैं। गैलेना गलना, कौन गलता है? कौन सा मेटल गलता है आसानी से? लेड। कैसे? इमेज स्टोर करो। अगर तुमने एयर पिस्टल की बुलेट्स देखी हैं, एयर गन होती है, उसकी बुलेट्स होती हैं, वो लेड की बनती है, बोलते लेड शॉट्स। चलाने के बाद वो दीवार पे टकराकर या टारगेट पे टकराकर डिफॉर्म हो जाती है, रीयूजेबल नहीं होती, वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका क्या यूज है? क्या करें? ऐसी लेड शॉट्स इकट्ठे कर लो, लेड बुलेट्स इकट्ठी कर लो। इकट्ठी करने के बाद किसी शीशी का, एल्यूमिनियम का ढक्कन लो, जैसे पहले रूह अफ़ज़ा की शीशी में एल्यूमिनियम का ढक्कन आता था, वो एल्यूमिनियम का ढक्कन लो। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लेड से ज्यादा है, उस एल्यूमिनियम के ढक्कन में ये लेड शॉट्स डाल दो, गैस पे रख दो, गैस चढ़ा दो, देखोगे जल्दी ही लेड पिघल जाएगा। अब सावधानी से संडासी से उठाओ उसको। कोई मोल्ड बनाओ मिट्टी का, मोल्ड यानी सांचा। मान लो तुम डिजाइन करना चाहते हो अपने लिए एक लॉकेट, चेन तो लगा लेना, धागा लगा लेना, लॉकेट डिजाइन कर लो मोल्ड में। जो लॉकेट में क्या बोलते हैं उसको? पेंडल। पेंडल डिजाइन कर लो, लेड का पेंडल से बन जाएगा, उसमें मेटल पिघला के डाल दो, ठंडा हो जाए जब हाथ क्यों जलेगा? बेवकूफ हो तुम। मैंने बोला ना संडास से उठाना है, हाथ क्यों जलेगा? हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये यूज हो गया उसका, मैंने एक यूज बता दी। अब एक इमेज लिंक हो गई है, गैलेना, गलना, लेड सल्फाइड। अब तुम रिवाइज मत करो, जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें अपने आप याद आएगा ऑटोमेटिक। हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। डैश या कॉमा लगा के लिख दो, मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यही आर्टिकल है एनसीईआरटी में 14.2 के नाम से। ब्रैकेट लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। ये क्लासिफिकेशन हम उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर कर रहे हैं। फर्स्ट, मेटल्स। मेटल्स के लिए एक लाइन लिखी हुई है, तुम भी लिख दो, दे possess very low resistivity। तुम्हें याद हो तो एक टेबल थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दी हुई थी, कंडक्टिविटी की वैल्यूज थी। एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैं याद दिला रहा हूँ, उस टाइम मैंने बताया था। एक सवाल पूछा जाता है, पूछते हैं
व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर? जैसे ग्लास, तो इसकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर बताओ। तो इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर 16 ओम मीटर, यूनिट के साथ याद है, 10 की पावर 16 ओम मीटर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल कंडक्टर? कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर -8 ओम मीटर के ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह का डेटा थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, रफ आइडिया दिमाग में होना चाहिए। तो बहुत ही लो रेजिस्टिविटी है 10 की पावर -8 ओम मीटर मेटल्स की, जैसे कि कॉपर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो शायद याद होगा तुमको, ब्रैकेट में लिख दो n। किस ऑर्डर का 10 की पावर कितने लिखो बोलो? हाँ वेरी गुड, 28 पर मीटर क्यूब। इधर से बताया बच्चे ने किसी ने 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। कॉपर के लिए पढ़ा 29 पे लिख सकते हैं। ये ज्यादा है या कम है, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। सेकंड, सेमीकंडक्टर्स, दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट, बीच के टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। क्या कोई इतना ब्रिलियंट बच्चा है, भूसे के ढेर में चिंगारी, कोई है जो ये बता सके? 10 पावर, हाथ ऊपर करो, बताओ कोई है? एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाला, पहले से पढ़ाई करने वाला कोई है? नहीं, हाथ ऊपर करके बताना है, बताना। हाँ बोलो कितना? ये तो तुमने तुक्का मारा है, अंधेरे में तीर चलाया, मिस हो गया। हाँ, ना 7 है, ना 14 है, ना 9 है। मीटर क्यूब। इंसुलेटर पे लिख लो, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। n तो ऑलमोस्ट 0 होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं उसमें इंसुलेटर में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर को ही क्यों चुन रहे हैं इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करने के लिए? भाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, 4 मेथड में से किसी एक मेथड से या किसी 2 से या 4 से हमने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने के बाद अब इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का फील्ड भी हमने डिसाइड कर लिया, जैसे खिलाड़ी इकट्ठे हो गए, क्रिकेट खेलना है, फील्ड भी डिसाइड हो गया, आईएल ग्राउंड में जाना है। ठीक है, तो फील्ड क्या डिसाइड हुआ? वैक्यूम में नहीं कंट्रोल करेंगे, कहां कंट्रोल करेंगे? क्रिस्टल लैटिस, सॉलिड स्टेट क्रिस्टल लैटिस में कंट्रोल करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन को वहां कंट्रोल करेंगे। अब अगला सवाल यह है, क्रिस्टल लैटिस में, कंडक्टर के क्रिस्टल लैटिस में क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? सेमीकंडक्टर ही क्यों? भाई आईएल ग्राउंड ही क्यों? साकार के सामने वाले ग्राउंड में क्यों नहीं जा रहे? साकार के सामने वाले ग्राउंड में पत्थर है, पहले उनको बीन के साफ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेबर लगेगी। आईएल वाला ग्राउंड तैयार है, मिट्टी है। ठीक है, तो कंडक्टर क्यों नहीं, सेमीकंडक्टर ही क्यों? उसका रीजन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है, एंड ये भी लिख दो, रिक्वायर्ड। अगर मैं टीवी बनाना चाहता हूं, अगर मैं मोबाइल फोन बनाना चाहता हूं, अगर मैं कैलकुलेटर में इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करना चाहता हूं, डीवीडी प्लेयर में कंट्रोल करना चाहता हूं, तो मैं बेटर कंट्रोल कर सकता हूं अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्डर के हों, 21 और 22 इतने हों, तो मुझे कंट्रोल बेटर मिलता है। क्लास में तुम सब समझ लो, तुम सब इलेक्ट्रॉन हो। अगर ये क्लास इस तरह से होती कि यहाँ तक बच्चे बैठे होते हैं और मुझे सिर्फ यहाँ खड़े होने की जगह मिलती, तो क्या कंट्रोल बेटर होता? और होता। कंडक्टर में ये सिचुएशन है, हमें चाहिए 21, कितने? 28, कंट्रोल नहीं मिलेगा, देयर इज नो कंट्रोल, इसलिए हमने कंडक्टर को नहीं चुना। सेमीकंडक्टर को इसलिए चुना, जितने हैं कम है, पर हम आसानी से उनको यहां तक ला सकते हैं बढ़ाकर, और उसका तरीका तुम जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ लिया तुम।
जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, उसमें इतने करने। एक तरीका तो कि गर्म करो, पर गर्म करना प्रैक्टिकली फ्रूटफुल नहीं होगा। मान लो जिस कंप्यूटर पे तुम काम कर रहे हो वो कंप्यूटर तुम्हारे पास भट्टी की तरह गर्म हो रहा है, तो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, एनर्जी लॉसेस भी बहुत ज्यादा है। तो गर्म करके नहीं बढ़ाना चाहेंगे हम, गर्म करेंगे तो बढ़ जाएंगे, इसमें नहीं बढ़ते, इसमें गर्म का टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता कंडक्टर में, वहीं बढ़ा दो तुमने करंट लेवल। सेमीकंडक्टर में होता है, गर्म करके बढ़ सकते हैं, पर गर्म करके हम बढ़ाना नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, और इम्प्योरिटी मिक्स करने के प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग करते हैं, पीपीएम में करते हैं, पार्ट पर मिलियन में करते हैं, और रिक्वायर्ड लेवल तक ले जाते हैं। तो वो सब कुछ सीखेंगे। बड़ा एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, वो भी समझेंगे। उससे पहले ये ऐसे ही सुन लो, आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज इन द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्यों है मैंने समझा दिया तुमको, व्हाई सेमीकंडक्टर, व्हिच कुड बी, वो क्या हो सकते हैं, एलिमेंटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्योर फॉर्म में, कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड में मैक्सिमम यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, 2 नाम याद रखें, बाकी पढ़ लो, सीटीएस है, सीडीएसई है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं, केमिस्ट्री में काम आए तो आए, एंथ्रेसिन, डोप, पर ये सब फिजिक्स में कोई काम नहीं आते। पॉलीपायरोल है, पॉलीएनिलीन है, पॉलीथायोफीन है, ये सब है। Most of the currently available semiconductor devices are based on elemental semiconductor, silicon, germanium, inorganic। 5 नंबर का क्वेश्चन जो बता रहा था वो है एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इसको तैयार करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए काफी, थैंक यू।